नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रायः परीक्षाओं में इस विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्व में भी परीक्षाओं में इस विषय पर प्रश्न पूछे गए हैं। भारत का भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ साथ निबंध और आपके साक्षात्कार में भी खाद्य सुरक्षा विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आज जिस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चर्चा करने जा रहे हैं, पहले हम उस प्रश्न को समझ लेते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वह है, भारत में खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। यानी दो चीज़ें हमें देखनी है, खाद्य सुरक्षा और इसकी आवश्यकता। ठीक है ना। मैं जब चर्चा करूंगा तो हम इसके सारे पहलुओं पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, इसके टर्म्स को समझेंगे और इसको अब किस तरह से अप्लाइड करना है और हमें अपने क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें डालनी है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है और इससे डिफरेंट भी हो सकता है। हम पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम खाद्य सुरक्षा है क्या। खाद्य सुरक्षा एक उभरती आवश्यकता। देखिए, खाद्य जो है वो हमारे जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण पार्ट है, सभी सजीवों के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप ऐसे कह सकते हैं, भोजन, जल और हवा, ये जो है हमारी बेसिक नीड्स हैं। बिना इनके कोई भी सजीव जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। तो खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा एक बहुत व्यापक अवधारणा को लेकर के चलती है। व्यापक इसलिए क्योंकि खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल आपके लिए खाद्यान्न की उपलब्धता मात्र नहीं है मित्रों। खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो प्रारंभिक दौर में सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज की उपलब्धता से लेकर के अंतिम रूप से गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता तक जाते हैं। इसका मतलब जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हम ए से शुरू करते हैं और जेड तक जाते हैं, जहाँ ए का अर्थ है कि सबसे पहले जो भी बेसिक नीड्स हैं वो मिल जाएं। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जिसे भोजन ना मिले। और उसके बाद जब हम जेड पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता हो जाए। यानी अगर किसी व्यक्ति को भोजन मिल रहा है, खाद्यान्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, तो उसके साथ साथ उसको दालें मिलें, उसको दूध मिले, उसको सब्जियां मिले, उसको फल मिले, उसको गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन आहार मिले, मांस मिले, मछली मिले, अंडा मिले, यानी कि डाइवर्सिटी इन फूड्स। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा जीवन की गुणवत्ता। देखिए, हमने यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया है, गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता। तो एक तो हमें जीवन की गुणवत्ता को ध्यान रखना है और दूसरा उसकी कुशलता को ध्यान में रखना है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर गुणवत्ता और कुशलता, दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम खाद्य सुरक्षा को डिस्क्राइब करेंगे। खाद्य सुरक्षा को अगर हमें समझना हो तो इसको समझने के लिए एक फ्लो चार्ट है। हम देखते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए आपको चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस संदर्भ में होनी चाहिए? स्टेबल सप्लाई हो, यानी कि लगातार लोगों को मार्केट में खाने योग्य चीज़ें मिलती रहें। रिस्क रिडक्शन हो, रिस्क कम हो और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है क्योंकि इन्वायरमेंट का पूरा प्रभाव जो है वो फूड पे पड़ता है, फूड चेन पे पड़ता है। फूड सिक्योरिटी का जो दूसरा महत्वपूर्ण बेसिक है वो अवेलेबिलिटी। अगर भोजन अवेलेबल ही नहीं तो कैसे मिलेगा मित्रों? आप ये बताइए, आपके देश में दूध का उत्पादन भी नहीं हो रहा है, दूध आयात भी नहीं हो रहा, और फिर आप दूध कैसे दे पाएंगे? तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन हो, और इसके बाद अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं उसको हम ट्रेड से अपने पास कर लें।
दूसरी चीज़ है एक्सेस। एक्सेस कब होगा मित्रों? बाजार में खूब सामान भरा पड़ा है लेकिन लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। तो जब पैसा ही नहीं है तो आप सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो फूड सिक्योरिटी के लिए दूसरी जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है एक्सेस। इसका मतलब जो प्राइसेस हों वो मार्केट्स के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ होती है यूटिलाइजेशन, यानी जो हमारा भोजन हो वो यूटिलिटी को ध्यान में रखते हो। यानी अगर कोई बच्चा है वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको प्रोटीन रिच भोजन की ज़रूरत है। अब अगर उसको हम प्रोटीन रिच भोजन नहीं देंगे तो वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसको अगर हम मित्रों समझना हो तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो मैंने डेवलप किया है, इसको आप याद कर सकते हैं। QQA। QQA का क्या मतलब है? पहले Q का मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी। सबसे पहले हमें चाहिए फूड क्वांटिटी में। देखिए जब क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं तो सस्ती होती हैं, लोगों को अवेलेबल होती हैं। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। तो जब हम सबसे पहले चरण में चलते हैं तो हम क्वालिटी पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं। हमें पहला काम ये करना है कि सभी तक भोजन अवेलेबल कराना है। जब एक बार भोजन अवेलेबल हो जाएगा तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है क्वालिटी। अब हमें क्वालिटी पे जाना है। अब हमें ये देखना है कि अब हम जिन लोगों को भोजन दे पा रहे हैं कम से कम उनके एक बड़े हिस्से को हम क्वालिटेटिव भोजन दे सकें। और तीसरी बात है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब ये है कि भोजन सही समय पर सभी समुदाय को उपलब्ध रहे। अगर नीड है मुझे आज है भोजन की और मुझे कल जो है भोजन मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मित्रों जो खाद्य सुरक्षा है ये बहुत ही व्यापक अवधारणा है। आगे देखते हैं भारत में जो खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो अगर हम देखें तो प्राथमिक उद्देश्य जो हमारा था वो था खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मित्रों। क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे खाद्यान्नों के क्षेत्र में तब तक हम अपनी फूड सिक्योरिटी चेन को मजबूत नहीं कर सकते। आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता का मतलब मित्रों क्या है कि हमें ज़्यादातर जो भोजन है वो हमारे देश में उपलब्ध हो जाए, हमें आयातों पर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के टर्म्स में तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और मित्रों आपको पता है कि हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमारी जो खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई उसमें हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। अब हरित क्रांति से हमारे वहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन तो होने लगा। तो अब जो सेकंड चीज़ थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी वो थी खाद्यान्नों को लोगों तक पहुँचाना। और इसके लिए हम क्या लेकर के आए? इसके लिए हम लेकर के आए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो मित्रों पहली चीज़ थी खाद्यान्नों का उत्पादन ताकि देश में खाद्यान्न उपलब्ध हो, और फिर दूसरी चीज़ थी लोगों तक पहुंचाना। उसके लिए हमने जो चीज़ की वो की सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो खाद्य सुरक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो था उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो पात्र लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो असहाय हैं, जो अंत्योदय हैं, उन तक भोजन को पहुंचाया जाए। लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है मित्रों, जो गुणात्मक पहलू है, वो आज भारत में समस्याग्रस्त है मित्रों। आज अगर हम गुणात्मक पहलू की बात करें तो यहाँ पर हमारी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। अगर हम भुखमरी सूचकांक उठा करके देखेंगे तो उसमें भारत का स्थान संतोषजनक नहीं है। भारत की 35% जनसंख्या जो है वो खाद्य असुरक्षित है और 0 से 5 वर्ष की आयु के 50% बच्चों में मृत्यु का कारण कुपोषण है। तो बहुत बड़ा ही जो एक समस्या हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ जो भुखमरी है वो बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा है। और हम जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है हमको ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम वर्स्ट कंट्रीज़ में हैं और ये हमारे लिए बेहतर बात नहीं है। अगर हम वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 की बात करें मित्रों, तो 117 देश हैं और 117 देश में भारत की 102 रैंकिंग है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि केवल 15 देश ऐसे हैं जो भारत से नीचे हैं, जबकि 116 देश जो हैं, 101 देश जो हैं वो भारत से ऊपर है रैंक में। तो आप देख सकते हैं कि विश्व भुखमरी सूचकांक में GHI में भारत की रैंकिंग बहुत बेकार है। यहाँ तक कि
अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं यानी कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी भी रैंकिंग हमसे बेहतर है। यानी अगर हम भुखमरी सूचकांक की बात करेंगे तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनकी भी रैंकिंग हमसे बेहतर है मित्रों। अगर आप देखेंगे ये भुखमरी का जो मैप आपका है, इसमें आप देखेंगे तो इंडिया को येलो से दिखाया गया है और जो येलो है ये सीरियस कंडीशन दिखा रहा है, जबकि पड़ोस में आप देख सकते हैं आपका श्रीलंका है, ये ग्रीन से दिखाया गया है, आपका बांग्लादेश है वो ग्रीन से दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इंडिया की जो स्थिति है, और ये आप देख सकते हैं पूरा जो आपका लगभग एशिया और यूरोप है ये पूरा ग्रीन से है। तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ हम सीरियस कंडीशन में पहुँच चुके हैं, वहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश जो हैं वो भी हमसे बेहतर स्थिति में हैं। और हमारी जो अगर मैप के स्ट्रक्चर को देखें तो हम किससे टक्कर ले रहे हैं, हम सीधे टक्कर ले रहे हैं अफ्रीका से। तो ये खास सुरक्षा की जो स्थिति ये बहुत अच्छी भारत में नहीं दिखाई दे रही है। और ये निश्चित रूप से जो सेकेंड स्टेप है उसमें है, हम खाद्यान्न तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, हमारे पास खास सुरक्षा विधेयक है, लेकिन क्वालिटेटिव जो फूड है, जो वेरिएबिलिटी ऑफ फूड्स है, जो पौष्टिक भोजन है, वो हम लोगों तक नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे वहाँ इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है, जो मदर मोर्टलिटी रेट है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। कुपोषण में हम दुनिया के सर्वोच्च स्थानों वाले देशों में हैं। और यही चीज़ ऐसी है जो भुखमरी सूचकांक में हमें काफ़ी नीचे ले जाती है मित्रों, जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम भुखमरी की रैंकिंग में देखें तो सबसे ख़ास बात यह है कि पिछले 6 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यद्यपि अन्य मोर्चे पर हम बहुत अच्छी तरक्की कर पाए हैं, लेकिन भुखमरी की जो रैंकिंग है उसमें लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं, और जिस पर गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स डाला है, 2014 में जो भारत की रैंकिंग थी वो 55 थी, और 2015 में बहुत बुरी तरह से गिर करके हम 80 स्थान पे पहुँच गए। 2016 में फिर गिरावट हुई और हम 97 स्थान पे पहुँचे हैं। 2017 में हम 100वें स्थान पे पहुँचे हैं और 2018 में 103 स्थान पे पहुँचे हैं। तो 2019 में हम 102 स्थान पे हैं। तो निश्चित रूप से एक स्थान की हमने वृद्धि की है, हमने पहले से बेहतर किया है। अब हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम तेज़ी से इस रैंकिंग में भी अपने आप को ऊपर लाएं। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब से प्रत्येक मोर्चे पर, प्रत्येक इंडेक्स में भारत को ऊपर लाने में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर हम देखें तो इस ध्यान देने के कंसेप्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 की चर्चा कर लेते हैं। ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 है मित्रों, ये 10 सितंबर 2013 को सूचित किया गया, और इसका उद्देश्य जो लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना। तो मित्रों, फूड सिक्योरिटी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास था, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लाया गया। इसके उद्देश्य में साफ साफ लिखा है कि गरिमापूर्ण जीवन जो बनता है वो तब बनता है जब वहनीय मूल्यों पर एक अच्छी गुणवत्ता की खाद्यान्न सामग्री हमें उपलब्ध हो और उसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। तो इसके लिए ये लाया गया। इसमें खास बात यह है कि इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर करने का कोशिश किया गया है। आप लोगों को मिलता भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलो के रेट रखे गए हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में मोटा अनाज नहीं दिया जाता है, चावल और गेहूं ही दिया जाता है, तब भी आपको पता होगा कि 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। और ग्रामीण 75% आबादी को इसमें कवर किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी उसमें कवर हो जा रही है। खास बात यह है कि मित्रों 5 किलो पर यूनिट जो है दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 35 किलो जो है प्रतिमाह दिया जा रहा है। तो जो भोजन दिया जा रहा है वो पर्याप्त है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप है। अगर इसके बाद भी हम खाद्य सुरक्षा में निचले पायदान पर हैं तो निश्चित रूप से सरकार को अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को और ब्रॉड करने की ज़रूरत है। और अब इसमें हमें हो सकता है संख्या चाहे घटानी पड़े,
लेकिन पौष्टिकता को इसमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम जो रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं हम उसमें आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वहाँ बेहतर तरीके से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया प्राथमिकता वर्ग है जिसको 7 किलोग्राम देना है। हाँ, इस अधिनियम की खास बात यह है कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनको गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी जो है दिया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तर्ज पर। और जो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको भी पोषण मानक के अनुसार भोजन प्राप्त कराया जा रहा है। आप देखते होंगे कि मिड डे मील के माध्यम से हमारे वहाँ भोजन दिया जाता है और उसमें 14 वर्ष तक की सभी बच्चों को कवर किया गया है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों को कवर किया गया है। और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि हकदारी की बात की गई है। मित्रों, ये जो एक्ट है ये खाद्य सुरक्षा को हकदारी बनाता है, ये राइट बनाता है, राइट टू फूड सिक्योरिटी है ये। और अगर खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं की जाती है तो खाद्य सुरक्षा भत्ता जो है इसमें दिया जाएगा। और इसके अलावा जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र का गठन भी है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये खाद्य सुरक्षा पर डिपेंड है। इस टॉपिक में मैंने आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में समझाने की कोशिश की और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में बताया है। यद्यपि प्रश्न के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त मैटर है, लेकिन इसमें आप अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो वर्तमान में जो अब हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं वो हम ये कर रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो अब हम फूड सिक्योरिटी में फूड प्रोसेसिंग को जोड़ेंगे। मेरी श्वेत क्रांति वाले टॉपिक पर आप देख सकते हैं, हरित क्रांति वाले टॉपिक पे देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने जो है हरित क्रांति में फूड प्रोसेसिंग की बात की थी, फूड प्रोसेसिंग को विशेष महत्व देने की बात की थी। तो अब जो हमारा आगे का जो चरण है वो है किसानों की जो फूड चेन है उसको सीधे सीधे मार्केट तक जोड़ने की, लोगों को उपलब्ध कराने की और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को इसे जोड़ने की। इसको जोड़ करके हम खाद्य सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं और अपने राष्ट्र को वैश्विक भुखमरी सूचकांक में, जो हम आज बहुत नीचे पायदान पर हैं, ऊंचे पायदान पर ले जा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा भत्ता, बच्चों के लिए पोषक भोजन, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भोजन का प्रावधान करके यद्यपि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन अभी हमारे स्तर पर खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। लोग अभी भी अपने फूड के प्रति जो है बहुत सारा अनाज हम देखते हैं कि बर्बाद कर दिया जाता है, सड़कों पर फेंक दिया जाता है, नालियों में डाल दिया जाता है। तो अभी भी हम चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ के प्रति स्वयं भी अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर रहें। आज का ये हमारा जो टॉपिक है इसे हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।